जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे। इस लॉकडाउन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को कितनी चोट पहुंची है और किस प्रकार से अर्थव्यवस्था पुनः खड़ी हो पाएगी, क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए और हमें किस प्रकार के जीवन शैली अपनानी चाहिए, इन्हीं प्रश्नों के साथ आज के कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर राम नारायण लोहकर से। इसके अलावा आज के कार्यक्रम में अंजू मिश्रा और सखियों की आवाज में लोकगीत भी सुनाएंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं प्रोफेसर राम नारायण लोहकर से टेलीफोन पर की गई ये बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। लॉकडाउन की स्थिति समाप्त होने को है और अब हम एक नई व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें क्रमिक रूप से पूरे देश को लॉकडाउन के चंगुल से मुक्त किया जाएगा और विभिन्न आर्थिक सामाजिक घटनाएं क्रम से एक एक करके जारी होने लगेंगी। इस लॉकडाउन ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन कुछ अच्छे भी कार्य हुए, जैसे पर्यावरण को इससे बहुत लाभ हुए हैं। लेकिन वास्तव में इस लॉकडाउन का मूल्यांकन आर्थिक मंच पे किया जाना ज्यादा समीचीन होगा, ज्यादा आवश्यक भी होगा। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार इस लॉकडाउन का सामना करेगी, वर्तमान में जो संकट है इससे कैसे उबर पाएगी, आज इन्हीं सभी विषयों पे हम बात कर रहे हैं देश के प्रमुख अर्थशास्त्री, विचारक, चिंतक और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के पूर्व आचार्य प्रोफेसर राम नारायण लोहकर से। आपने लंबे समय तक अर्थशास्त्र पढ़ाया है, विशेषकर लोक वित्त पढ़ाया है और सरकार की आर्थिक नीतियों का बहुत सूक्ष्मता के साथ मूल्यांकन किया है। आज हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस लॉकडाउन और कोरोना के भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या क्या असर पड़े हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। चूंकि आपने अर्थ जगत की जो भी घटनाएं हैं उसको बहुत सूक्ष्मता से विगत 50 वर्षों से अधिक समय से देखा है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार उस गरीबी के चंगुल में थी और वहां से बढ़ते 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 एक तीव्र गति से विकासशील देश के रूप में आई और अब विकसित होने के कगार पे है। लेकिन इसमें जो तमाम तरह के उठापटक हुए हैं, कभी नीचे कभी ऊंचे होना, ये सब जो घटनाएं हुई हैं, उसमें आज का जो दौर है सर, जो कोरोना के कारण जो लॉकडाउन है, इसको आप आर्थिक विकास के किस पड़ाव के रूप में आप देखते हैं सर? ये बहुत ही टाइमली इशू है और ये ऐसा मामला है जो अर्थशास्त्र से ही संबंध नहीं रखता है, वरन पूरी भारतीय व्यवस्था से और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दोनों से ही संबंध रखता है। जी जी। अर्थव्यवस्था की थोड़ी सी बात कर लें हम लोग, खास करके इस रूप में कि आर्थिक विकास का जो पहले अर्थ लगाया जाता था और जो अब लगाया जाता है उसमें थोड़ा अंतर आया है। पहले संस्थिति या इक्विलिब्रियम को ज्यादा महत्व देते थे और स्टेबिलिटी या स्थिरता को अधिक महत्व देते थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब कुछ यूरोप की और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाएं काफी थोड़े समय में संपन्नता के बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गई, तो फिर विचारधारा ये आई कि क्या लगातार
समृद्धि नहीं हो सकती है। तो ये सिद्धांत ही पूरा आया, इकोनॉमिक ग्रोथ का सिद्धांत, जिसमें कई विचार आए लेकिन एक मत कभी नहीं हो पाए। क्योंकि समृद्धि के साथ साथ एक ट्रेड साइकिल का भी विचार है, जिसमें ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी अप्स एंड डाउन या उतार चढ़ाव के साथ चलती है। तो कुछ केन्स ने खास करके ये कहा कि अगर डाउन फेज को हम कंट्रोल कर लें तो लगातार समृद्धि चल सकती है। इसलिए अगर ये संभव हो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी जब पीक पे हो, उसके गिरने के लक्षण आए, तो तुरंत उसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि नीचे ना आने पाए बल्कि और ऊपर जाए। और उसके बाद में फिर इतने सिद्धांत आए हैं, उनकी यहाँ बात नहीं की जा सकती है। एक मत कभी नहीं हो पाए। अभी भी कोई ऐसा सिद्धांत नहीं है जिससे कि ये कहा जा सके कि सतत रूप में समृद्धि प्राप्त की जा सके। लेकिन फिर भी व्यावहारिक रूप में ये ठीक पाया गया कि इसकी कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए जब कॉलोनियल रूल से एम्पायर्स खत्म हुए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में और कॉलोनीज फ्री हुई, तो उस समय फिर इन देशों को भी लगा कि हम लोग भी, चूंकि टेक्नोलॉजी है, ये जो विकसित देश हैं, ये हम लोगों की मदद कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग जो इन लोगों ने इतने लंबे समय में प्राप्त किया है वो हम लोग बहुत अल्प काल में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए कोशिश की गई और भारत में भी वो प्रोसेस शुरू हुआ। लेकिन पहले करीब 30-40 साल तक यहाँ कोई ज्यादा उत्साहजनक परिणाम नहीं मिला। इसको बल्कि व्यंग्य के तौर पर हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कही गई, जो भले ही 3% के आसपास थी, लेकिन इसको ये कहा गया कि ये तो देश ही ऐसा है जहाँ ना मैन्युफैक्चरिंग इतनी इम्पोर्टेंट थी, जहाँ के लोग भी ऐसे हैं, आलसी हैं, शिक्षित नहीं है, इसलिए ये इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है। जबकि इसके कारण दूसरे थे। ये बातें बिल्कुल गलत थी जो अब लोगों को समझ में आ रही हैं। लेकिन जो भी हो, 90 के बाद में जब लिबरल पॉलिसीज अपनाई गई और इकोनॉमी को फ्री करने की कोशिश की गई, तो उसके बाद में प्रोत्साहजनक परिणाम सामने आए। और एक समय तो बाद में ऐसा आया, 21वीं सदी के जो पहला दशक था, उसमें एक समय ऐसा आया जब पूरा विश्व ये देख करके ताज्जुब में पड़ गया कि भारत की रेट ऑफ ग्रोथ इवन कुछ समय के लिए चाइना से भी अधिक हो गई। सभी लोग इसको देख करके चमत्कृत थे कि भारत इतनी तेजी से विकास कर सकता है। लेकिन इस समय किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया, या गया भी तो पुस्तकें लिखी भी गईं, लेकिन उसके बाद में उनको कोई ज्यादा महत्व नहीं मिला। इसमें जो खास करके एक किताब लिखी गई थी, चर्निंग द अर्थ बाय प्रोफेसर असीम श्रीवास्तव, उन्होंने इस बात को कहा था कि जिस तरह से भारत ने इतनी तेजी से ग्रोथ की है, तो उससे हम लोग इतना ज्यादा प्रभावित हो गए हैं कि हम ये देख ही नहीं पा रहे हैं कि हिंदुस्तान को हमने कितनी दा दिया है, जिसमें कि प्रकृति के साथ में इतना खिलवाड़ हुआ है। और जो ग्रोथ हमने कुछ समय में प्राप्त की है वो सस्टेनेबल भी नहीं है, और अगर सस्टेनेबल होगी भी तो उसकी कुछ समय के लिए, तो उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होगी कि जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उससे पॉल्यूशन इतना ज्यादा फैल रहा था, और उससे जो लेबर क्लास की प्रॉब्लम्स खड़ी हो रही थी, क्योंकि इसमें जो तेज विकास होता है वो बहुत ही लॉपसाइडेड होता है या असमान होता है। तो इसमें जो ऊंचे कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, कुछ बहुत बड़े इंडस्ट्रीज हैं, उनकी इनकम तो बड़ी तेजी से बढ़ती है। जो शेयर मार्केट में लग जाते हैं, तो शेयर की प्राइसेस जितनी तेजी से बढ़ेंगी तो वो बहुत तेजी से तरक्की करते हैं। लेकिन उतना ही अधिक जो लेबर क्लास होती है वो काफी निचले स्तर पर उसको गुजारा करना पड़ता है। उसकी प्रशासन उपेक्षा कर देता है और ये मान लेता है कि वो जितने में है उतने में संतुष्ट हैं, क्योंकि इससे ज्यादा अगर उनको दिया जाएगा तो उनकी संख्या और बढ़ेगी। तो अलग अलग वो हो सकते हैं, लेकिन उनके संस्थागत सुधार उनके लिए कोई नहीं करता। तो एक तो उसकी मार थी जो आज के दिन कोरोना के संदर्भ में जब लॉकडाउन हुआ तो सामने आई। क्योंकि अगर जो प्रवासी श्रमिक थे ये दूसरी जगह जाते हैं और उनको रोजगार उसी हिसाब से मिलता है जो इंस्टीट्यूशनल तौर पर यूरोप में या अमेरिका में मिलता है, कि कोई भी रोजगार तब इतने सुरक्षा के बाद मिलेगा कि वो उस जगह रह सकते हों, उनकी कम से कम इतनी मिनिमम वेज होगी, उनके लिए इतनी सुविधाएं होंगी, चिकित्सा की इतनी सुविधा होगी। अगर ये सब होता तो आज के दिन ये नौबत ना आती, क्योंकि कोरोना के लिए आ जाने के बाद में लॉकडाउन अगर हो गया था तो जो जहां था वहीं रहता, जितने समय की अगर 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, तो ऐसा कोई आसमान नहीं गिरने वाला था, क्योंकि वो वहां आराम से उतना रह सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
उसका कारण ये था कि एक तो उन लोगों को ये लगा कि उनका काम इतना अस्थायी था कि उनका काम भी खत्म हुआ। ये बात कही गई थी कि उनको कोई सैलरी रोकी नहीं जाएगी, उनको जो पैसा मिल रहा था वो मिलता जाएगा, लेकिन कितनी जगह ऐसा नहीं हुआ। उनको रहने का स्थान भी उनको नहीं मिला। तो और धीरे धीरे इतना कंफ्यूजन हुआ कि कुछ समय तक तो वो जहाँ थे वहीं रुके, लेकिन उसके बाद में वो सड़कों पर। तो सड़कों पर आ जाने के बाद में तो फिर ये तो लॉकडाउन का जो प्रोविजन होता है कर्फ्यू के तौर पर है, ये तो कर्फ्यू में अगर इतनी बड़ी भीड़ सड़कों पर होगी तो ये तो फिर अव्यवस्था की बात हो गई। तो ये अव्यवस्था कई जगह देखने में आई, वो भी सिर्फ लेबर की वजह से, जो तरह के प्रवासी श्रमिक हैं। और इसमें स्टेट्स में भी कुछ हद तक आपस में मनोमालिन्य आया। इसमें एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर के ऊपर कोई आक्षेप कर रहे हैं। तो ये सब चीजें ये दिखाती हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन इस तरह की संकट की स्थितियों के लिए तैयार नहीं। जी 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 सर, अगर हम ये देखें, जैसे अभी आपने प्रोफेसर श्रीवास्तव की बात कही, उन्होंने कहा कि जो इतनी तेजी से बूम आया था हमारे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में, तो उसमें यद्यपि जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थी, जो बड़ी इंडस्ट्री थी, जो पूंजीपति वर्ग था, वो तो बहुत तेजी से विकास किया और उसने विकास की रेट को जो बहुत हाई शो करने में काम किया। लेकिन लेबर के साथ जो भेदभाव होना था, लेबर की जो समस्याएं और बढ़नी थी, क्या ऐसा लगता है कि इस समय जो कोरोना का लॉकडाउन हुआ, सरकार इस बात से चिंतित थी कि इस लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा, सर्विस सेक्टर का प्रोडक्शन जो है वो भी बहुत कम हो जाएगा और इससे ग्रोथ रेट गिर सकती है, तो उसे संभालने की चिंता में कहीं वो लेबर क्लास की या श्रमिक वर्ग की जो समस्याएं थी उसकी तरफ से थोड़ा उदासीन हो गई? ये आर्थिक नीति का परिणाम था क्या? आपको लगता है ऐसा? इसमें हम जहाँ तक समझ पाए हैं इतने लंबे समय के अध्ययन के बाद, हमें ये लगता है कि लोग आइडियोलॉजीज में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि पूंजीवादी और समाजवादी या साम्यवादी, इन दो व्यवस्थाओं में जो पूरा विश्व बट गया था, और उसके बाद में फिर इन दोनों के बीच में भी कई और व्यवस्थाएं आ गई, समाजवादी, गांधीयन समाजवादी, यहाँ पर मिक्स्ड इकोनॉमी, ये जितनी तरह की व्यवस्थाएं आई, ये आइडियोलॉजीज में फंस गई। काम जो होना चाहिए था वास्तविक आधार के ऊपर, उस तरह का कोई काम नहीं हुआ। ना तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं जो थी, वो उनकी जो बेसिक शिकायत थी, जिसके लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने कहा था कि पूंजीवाद में कोई आधारभूत कमी नहीं है, पूंजीवाद का पतन इसलिए होता है क्योंकि पूंजीवाद के जो शीर्ष में लोग बैठे हुए हैं, वो मुर्गी के सभी अंडे एक साथ निकाल लेना चाहते हैं। अब ये बात तो स्पष्ट है, क्योंकि जिस समय अर्थतंत्र सीट पर होता है, उस समय ये होता है कि मशीनों को आप इतना जितना ज्यादा प्रॉफिट हो, उससे उतना ही ज्यादा वो शेयर प्राइसेस बढ़ रही हैं। तो जिस समय ऑप्टिमिज्म होता है, तो उस समय जिनको इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस कहते हैं ना, प्रत्याशाओं की जो लोच होती है वो इतनी ज्यादा होती है कि जिस समय अगले उसमें वो सोचते हैं कि प्राइसेस और बढ़ेंगी, इसलिए और इन्वेस्ट कर दो। तो ये इतना आपस में एक दूसरे को बढ़ाता है कि जहाँ आधार नहीं भी है तब भी प्राइसेस बढ़ती जाती है। और उसके बाद में जब स्कोप खत्म हो रहा होता है और थोड़ी सी ये लगने लगती है कि अब शायद इतना फायदा ना हो, लोग अपना हाथ खींचना शुरू करते हैं, तो उस समय बहुत सारी ऐसे कार्यकलाप होने लग जाते हैं जो ऊपर से तो नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रशासन में भी और उद्योगपति भी और जो कॉन्फिडेंशियली काम करते हैं वो सभी के सभी कुछ न कुछ हद तक झूठ होते हैं। वो ये नहीं बताता है, क्योंकि कई जगह आपने भी सुना होगा कि जिस समय क्रैश आने वाला था, उस समय कितने ट्रांजैक्शंस हो गए जिसमें लोग तो उससे निकल लिए, जो बहुत बड़े बड़े लोग थे जिनका पैसा उसमें लगा हुआ था, वो उससे निकल लिए और बाद में कंपनी बैठ गई। जी। या जो कंट्रीज किन्हीं को बचाते हैं कंपनियों को, कंपनी अगर मान लीजिए प्रॉफिट गिर रहा है और वो चलने की हालत में नहीं है, तो कहते हैं कि आप इसको बेल आउट करिए। तो बेल आउट करने के लिए जो पैसा दिया जाता है, वो दिया तो जाता है इस पर्पज से कि उनको संकट के समय मदद मिल जाए और ये फिर इस तरह से हो जाए कि फिर कुछ समय तक चले, लेकिन इसका इस्तेमाल होता है गलत। जो उनके कर्ता धर्ता है वो इस पैसे को लेकर के आपस के कुछ लोगों के नुकसान को तो पूरा कर लेते हैं और बाद में कंपनी तभी गिर जाती है, खत्म हो जाती है। इसलिए 2008 के बाद में जो कुछ हुआ वो उन देशों में हुआ जो कि सबसे ज्यादा आश्वस्त थे कि ऐसा नहीं हो। 2008 में जो कुछ हुआ था तो उससे तो डेवलप कंट्री से आया है, इंडिया को तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था उसमें। क्या कहा जा सकता है सर कि भारत की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा उस तरह की वैश्विक घटनाओं का? उसका कारण ये कह सकते क्या कि यहाँ पे जो कृषि क्षेत्र का जो आधार है, क्या वो जो सपोर्ट देता है, भले ही उसका कुल सकल घरेलू उत्पाद में वो अंश नहीं है 15%
के आसपास ये अंश उसका दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो कृषि एक स्थायित्व प्रदान करती है, उत्पादकता में, उसके उत्पादन में लगातार जो वृद्धि, एक वृद्धि की निश्चित स्थिति दिखाई पड़ती है उसके विगत 2-3 दशकों से, क्या वो इस अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने में सहायक साबित हुई थी सर? देखिए, आर्थिक विकास के सिद्धांत में ये माना जाता है कि प्रारंभिक स्थिति में कृषि सबसे महत्वपूर्ण होती है, उद्योग उसके बाद में महत्वपूर्ण होते हैं और सेवाएं लगभग निग्लिजिबल होती हैं, बिल्कुल प्रारंभिक स्थिति। जी जी। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक विकास होता है, कृषि से अधिक उद्योग विकास करते हैं, क्योंकि कृषि के विकास की कुछ सीमाएं होती हैं और विकास इंडस्ट्री में ज्यादा होता है, और इंडस्ट्री में भी जब सैचुरेशन आने लगता है तो सेवाओं का एक्सपेंशन होता है। तो जो विकास की उच्चतम स्थिति है उसमें सेवाओं का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी जी। तो इसलिए ये तो तय है कि जिसमें संकट आएगा तो संकट मुख्य रूप में मैन्युफैक्चर सेक्टर में आएगा या सेवाओं के सेक्टर में आएगा। जब विश्वास आपस में लोगों का एक दूसरे के ऊपर खत्म होगा तो इनमें संकट आएगा। एग्रीकल्चर के ऊपर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हिंदुस्तान जैसे देश में एग्रीकल्चर अब भी एक तरह से वैयक्तिक एंटरप्राइज है, लोग खुद, किसान लोग खुद करते हैं। तो कोई भी स्थिति आए उसको करना ही करना है, इसलिए फसल पैदा होगी, अनाज भी होगा। तो जब तक अकाल जैसी स्थिति ना हो उसको छोड़ करके बाकी में आपको अनाज की स्थिति में या जो रॉ मटेरियल होता है उसमें ज्यादा परेशानी नहीं होती। और इसलिए जो आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो बेसिक इंडस्ट्रीज है जो कि प्रोसेसिंग करती हैं, उनको भी किसी भी संकट की स्थिति में, आर्थिक संकट की स्थिति में वो भी चलती रहती है। केवल जो हाई कंजम्पशन लेवल की प्रोडक्ट्स को पूरा करने वाली इंडस्ट्री होती हैं जिनके लिए प्रॉफिट ज्यादा होना बहुत मुनासिब होता है और जो ज्यादातर ब्लाइंड फेथ के ऊपर काम करती हैं, जिसमें मैनेजर्स इतने लार्ज स्केल पे काम कर रही हैं कि मैनेजर्स के ऊपर पूरा फेथ रखना है। अब उसमें कोई मैनेजर इतना धूर्त आ गया कि वो किसी और इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि आपस में इनके इंटरकनेक्शन भी हो सकते हैं, उसके मुनाफे के लिए उसने इसका नुकसान करा दिया, तो कोई भी इंडस्ट्री किसी भी समय संकट में आ सकती है। इसलिए शेयर में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं वो इतने सजग रहते हैं कि आगे की भांपते रहते हैं कि किसी में कब संकट आने वाला है, इसके पहले की प्राइसेस क्रैश करें, उससे वो अपना पैसा निकाल लें। तो जो जिसको हमने अभी इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस कहा था, जो शुरू की स्थिति में आर्थिक क्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, पीक के पहुंच जाने के बाद में वही उसके प्रतिकूल रूप में काम करते हैं, क्योंकि यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपेक्टेशंस उससे उल्टी रूप में काम करती है। आप सोचते हैं कि अब तो इसमें दाम नहीं बढ़ेगा या इसका शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगी और इसलिए अब इसमें इन्वेस्ट करना बेकार है, तो उसमें जितनी एक्टिविटी कम होती जाएगी तो एक्चुअली वैसा होगा भी, और जब होगा तो लोग आश्वस्त हो जाएंगे कि जो वो सोच रहे थे वो सही है। तो इसलिए जो संकट आते हैं वो इस तरह की इंडस्ट्रीज में ज्यादा आते हैं। हिंदुस्तान जैसा देश जिसमें कि ज्यादातर लोग अपनी नेसेसिटीज और बहुत ज्यादा है तो कंफर्ट्स, इन्हीं के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इसलिए, और चूंकि इतने समय तक ये डेवलपमेंट के काफी लो लेवल पर रहा है, चूंकि इंपीरियल डोमिनेशन में रहा है, इसलिए ये दिक्कत थी। अदरवाइज शुरू में जो भारत की व्यवस्था थी वो हमें लगता है कि सबसे बढ़िया थी, क्योंकि देखिए हम दो बातें कहेंगे इसमें, जिसके ऊपर डेटा अगर कलेक्ट किया जाए तो उससे भी यही चीज प्रूव होनी चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि जो इस तरह की महामारियों का इतिहास है ये बहुत पुराना है। आपको हम बता दें कि ईसा के करीब 3000 साल पहले से भी महामारी के प्रमाण हैं, जो चाइना में आई या उसके बाद में रोमन एम्पायर के कुछ देशों में आई या उसके बाद में अमेरिका में आई, इंग्लैंड में आई, और उसके बाद में इंडिया में तो पहला जो मेजर इम्पैक्ट पड़ा है जिसका स्पेनिश फ्लू का, वो तो 1918 में आया है। इसके पहले यहाँ महामारियों का से ज्यादा अकाल का प्रभाव रहा है। महामारी यहाँ बहुत ज्यादा, प्लेग जब आई है वो भी बाहर से आई। जब प्लेग आई है तो उस समय महामारी के रूप में यहाँ लोग उसको अपने लोकल तरीकों से ही निकाल ले जाते थे। इसलिए महामारी का जो पहला प्रकोप यहाँ हुआ है वो प्लेग के रूप में ब्यूबोनिक प्लेग आई है, जो शायद 1896 के आसपास आई है बॉम्बे में। तो वो मेनली बॉम्बे में जिस तरह की इंडस्ट्रीज डेवलप की गई हैं इंग्लैंड के, उसमें तो जितना मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना था, इसलिए लेबर की जो कंडीशंस थी वहाँ की
आपके जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर AR बर्नेटहर्स्ट, उन्होंने पहली सर्वे जो कराई है बॉम्बे में 3 साल रह करके वहाँ, उन्होंने ये कहा था कि वहाँ पर लेबर के रहने के जो कमरे हैं वो इतने छोटे छोटे हैं और सेल की तरह के हैं जिनमें दिन में 12 बजे भी रोशनी नहीं दिखाई, बिना माचिस के जलाए हम जा नहीं सकते, क्योंकि खुद जाकर के उन्होंने विजिट किया, उनकी कंडीशंस को एक्सप्लेन किया था। जी जी जी। तो इतनी बुरी हालत में जहाँ लेबर रह रहे थे, वहाँ कोई भी महामारी फैलेगी तो वहाँ तो लोगों को मरना ही है। तो इतने ज्यादा लोग सिर्फ बॉम्बे में मरे थे उस समय। जी जी जी। और उसके बावजूद कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिससे कि इस तरह की चीजें बिगड़ ना हो। अदरवाइज हिंदुस्तान में तो नहीं था, तो हिंदुस्तान का रहन सहन इस तरह का था, जिस चीज को आज के दिन इतना दोष देते हैं हिंदुओं के मैसेज को कि छुआछूत, ये छुआछूत एक्चुअली कुछ नहीं है, सिर्फ सफाई के ऊपर इतना ज्यादा ध्यान किस समय दिया जाता था कि ये चीजें ना हो, इसलिए हिंदुस्तान में उसका रिकॉर्ड नहीं मिलता है। अब बाकी जगह के रहने सहने के ढंग में वो चीज नहीं है, इसलिए वहाँ मिलता है। तो 2 चीजें हैं इसमें ध्यान देने की। एक तो ये है कि आर्थिक विकास का जो मॉडल हम लोगों ने अपनाया है वो कहीं ना कहीं लॉपसाइडेड है, अधूरा है, गलत दिशा में। और लोगों का जो कंज्यूमरिज्म जिसको हम लोग कहते हैं, उपभोक्तावाद में जो ये माना जाता है कि लोगों का कंजम्पशन जितना अधिक होगा उतना ही अधिक आर्थिक विकास होगा, ये संभवतः इसी रूप में ही सामने आएगा कि जो रिच लोग होंगे वो ऐसी चीजों के ऊपर खर्च कर रहे हों जो ऑलमोस्ट रिडंडेंट हों। क्योंकि एक लेवल के बाद में आदमी की नीड्स बहुत कम, इसीलिए गांधी जी का जो सिद्धांत था दुनिया को क्यों अपील किया, इसलिए कि जो अनुभव वाले व्यक्ति थे वो जानते थे कि गांधी जी कहना ये था कि जो नीड है वो तो आदमी की बहुत कम है। तो नीड के आधार पर तो प्रकृति ने जितना दिया है वो पर्याप्त है, लेकिन ग्रीड के आधार पर तो ये हम लोगों के पुराणों में भी कहा गया है, महाभारत में भी आया है कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरी धरा पर्याप्त नहीं है अगर उसकी ग्रीड के आधार पर देखा जाए। तो ये एम्पायर्स का इतिहास आप देख लीजिए, एम्पायर्स के इतिहास में जब जब मिलिट्री या फौजी अभियान निकले होंगे उसी से संबंधित ये महामारियां थी। आप विश्व युद्ध में भी देख लीजिए, विश्व युद्ध पहला, विश्व युद्ध दूसरा, और इन दोनों के बाद में महामारी है। सर तो ये जो आने वाला समय है सर, इसकी चर्चा करना चाहेंगे कि लेबर क्लास जिस तरीके से वापस चला गया है अपने अपने घरों को, और खास करके वो लेबर जो असंगठित क्षेत्र में काम करते थे, क्योंकि असंगठित क्षेत्र ने किसी प्रकार का सपोर्ट नहीं किया है जिसके द्वारा अर्थव्यवस्था को फिर से खड़ा करने में मदद मिले। इन लेबर को छोड़ दिया उसने और लेबर बाध्य होकर जिनके सामने भुखमरी की स्थिति आ गई और उनको वापस अपने अपने घरों को जाना पड़ा। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में कितनी कठिनाई होगी भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने, और कब तक उम्मीद करें कि अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पे आ पाएगी, 5-6% की वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त कर पाएगी? आप क्या सोचते हैं सर? हमारा ख्याल है कि अगर समझदारी से काम लिया जाए तो हमें अपनी अर्थव्यवस्था को रीओरिएंट तो करना है। रीओरिएंट इस मायने में करना है कि हमें जो माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, बिल्कुल जैसे परिवार की कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते थे, तो उस समय गांधी जी का चरखा ये सब की जो बात होती थी, तो अब हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस रूप में काम करे कि घरों में काम करने के लिए भी आधुनिक टेक्नोलॉजी के आधार पर इस तरह से काम करें कि हम आसपास के जरूरतों को सेटिस्फाई करने के लिए चीजें प्रोड्यूस कर सकें। तो गांव में ही प्रोडक्शन हो, टाउन्स में प्रोडक्शन हो, जो आसपास के लोकल एरियाज को पूरा करने के लिए, ताकि एक जो सबसे नीचे का तबका है उसको भागना ना पड़े। यूपी का आदमी गुजरात भाग रहा है, महाराष्ट्र में भाग रहा है, पंजाब जा रहा है, ये हमेशा अल्पकालिक होगा, क्योंकि जब तक वहाँ जिस इंडस्ट्री में डिमांड है वो रोजगार देंगे, जिस समय नहीं होगा उनको भागना पड़ेगा, जिस समय संकट आएगा उस समय भी भागना पड़ेगा। इसलिए सबसे बढ़िया ये था कि जो सबसे कमजोर आदमी है उसका एम्प्लॉयमेंट लोकल ही होना चाहिए। इसलिए इस समय जो प्रोविजन किए गए हैं अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 5 उसमें दिया है, प्रोविजन दिए हैं, तो इसमें माइक्रो इंडस्ट्रीज के लिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए और मीडियम इंडस्ट्रीज के लिए, इनको MSME कहा गया है, इनके लिए इतना अच्छा जो प्रोविजन रखा गया है। हालांकि इससे भी ज्यादा आगे होगा, लेकिन इस समय इतना रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनको इतने अच्छे मैनेजमेंट के हिसाब से इतने अच्छे तरीके से शुरू किया जाए कि ये न केवल उनके सब्सिस्टेंस लेवल के लिए पर्याप्त हो बल्कि उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, ताकि ये प्रॉब्लम ही खत्म होनी चाहिए। क्योंकि इस तरह का जो यहाँ
यहाँ का प्रवास करने वाला श्रमिक है, इसकी स्थिति तो वैसे भी इनह्यूमन है। जी। अगर ये ना होता कोरोना, ना वहाँ से भाग रहे होते, तब भी आप देखिए, आपने उनको ट्रेन से चढ़ा दिया इसी तरह से, जब वो सड़क के ऊपर आ गए और तब मजबूरी में ट्रेन चलाई, आपने चढ़ा दिया, उसको घर जाना है, झांसी में वो रुका हुआ है। अब वो जितने घेरे बना दिए गए हैं उसमें आपका जितने रूल्स हैं उनको भी ऑब्जर्व कर रहा है, और बस वाले उसको नहीं बैठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक 40 लोग नहीं हो जाएंगे बस नहीं ले जाएगी। जबकि ऊपर से प्रोविजन ये दिखाया जाता है कि जो लोग जितने होंगे उनको फ्री भेजा जाएगा। तो जो अनाउंस किया जाता है और जो एक्चुअली होता है, उन दोनों में अंतर आएगा। और ये कोई सरकार एकदम दूर तो नहीं कर सकती है, ये आदमी की एजुकेशन से है। एक समय हिंदुस्तान में ये हमने खुद देखा है कि ये नहीं होता। आदमियत तो इतनी ज्यादा थी उस समय, ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं, इतनी ज्यादा थी कि इस तरह के संकट में कोई कितने भी लेवल तक आगे बढ़ सकता था। जी। उनके खाने पीने का, क्योंकि ये तो यहाँ का नोन है कि गांव में अगर कोई ज्यादा था आदमी तो उसको पानी के साथ में गुड़ देने की व्यवस्था थी। जी। तो ये लगता था कि ये पाप हो जाएगा उससे अगर वो सीधे पानी दे दे। आज के दिन ये है कि कलकत्ता में जो पिक्चर में दिखाया गया था कि वो रिक्शा चलाने वाला, जो हाथ से रिक्शा चलाता है, वो चलाने वाला जब उसको लगा इतनी गर्मी वो गिर जाएगा, उस पानी पीने के लिए आता है दुकानों के ऊपर, तो वो पंजाब का है इसलिए कोई पंजाबी आदमी दिखाई तो उसके यहाँ तो पानी मिल ही जाएगा, वो भी उसको भगा देता है। तो ये जो अंतर आ गया है, ये इकोनॉमिक कल्चर का एक्सट्रीम परवर्ट रूप है, उसका विकृत रूप है, जो कि ह्यूमनिज्म से, इसीलिए जो कुछ समय पहले इकोनॉमिक्स के लिए अपील की गई थी कि इकोनॉमिक्स ह्यूमनिज्म के ऊपर ज्यादा जोर दे और ग्रोथ की रेट के ऊपर, क्योंकि ग्रोथ की रेट ऐसे दिखाती है जैसे कोई मशीन चल रही हो, इस रेट के ऊपर चल रही है। जितना प्रॉफिट होगा उतनी रेट बढ़ जाएगी। तो अगर पूरी मशीन हो जानी इकोनॉमिक्स को, तो इस मशीन में ह्यूमैनिटी पिछेगी, चाहे जितनी अधिक रेट ऑफ ग्रोथ हो जाए। इसलिए जो ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में ही श्रीवास्तव जी ने ये किताब लिखी थी, चर्निंग द अर्थ। और बहुत ही अच्छी किताब है। उसका तो हम कह रहे हैं कि हिंदी में कोई ब्रीज बना करके देता तो ये बहुत सारे लोगों को अपील भी करती। दिक्कत ये है कि जिस तरह के काम होते हैं वो पब्लिक तक नहीं आ पाते। और इस समय पैसा कमाना इतना ज्यादा लोगों को ये लगता है कि बिना इसके तो कुछ भी नहीं होना है। अगर एक गरीब आदमी भी अपने बच्चे को भी पढ़ाना चाहता है तो आज के दिन उस तरह के प्राइमरी स्कूल भी नहीं है जिसमें एक समय गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सकता था कुछ समय। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है, लेकिन इसमें कोई सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इससे और ज्यादा भयंकर दुखद स्थितियां हैं। अगर आप पढ़ें जो पहले की महामारियों में हुई, कितनी जगह, यहाँ निराला जी ने अपने उसमें लिखा था कि जब वो अपने गांव गए हैं, खबर मिली उनको कि उनकी पत्नी की डेथ हो गई है, जब गए हैं तो गंगा जी पार कर रहे थे तो गंगा जी लाशों से बाढ़ आई हुई थी। इतने लोग मर रहे थे कि उसमें फेंक करके लोग, क्योंकि जब जलाने के लिए उसके लिए कुछ रहेगा नहीं, इतने लोग होंगे तो कहाँ क्या कोई करेगा। उसके पहले भी हुआ है, चाइना में जो सबसे पहली महामारी आई थी उसमें पूरा गांव का गांव मिला है, जिसमें खुदाई पे वहां पे सिर्फ अस्थियां यही सब मिले हैं। इसका मतलब पूरा का पूरा गांव उनका कब्र बन गई थी, पूरा गांव। सर ये तो है, चिंतनीय स्थिति को दिखाता ही है, लेकिन जो पूर्व की चिंताएं थी उससे ये अलग हटके कुछ चिंताएं थी। इसमें मनुष्य ने जो अपनी पिछली प्रगति की है उसको भी जोड़ते हुए उसमें एक्यूमुलेट हुआ है ये समस्या। तो निश्चित है कि इसका जो मार्ग होगा वो कुछ और भी अनूठे प्रकार का होगा। क्योंकि सर आप आध्यात्मिक रूप से भी बहुत गहराई तक डूबे हुए हैं, अध्यात्म में आपकी बहुत बहुत श्रद्धा रही है और आपने एक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया है, और आपने भारतीय जो ग्रंथ हैं, जो परंपराएं हैं, उनका बहुत सूक्ष्म अध्ययन भी किया है। सर ऐसी स्थिति में, ऐसे विकट स्थिति में आप अपनी जो पुरानी परंपराएं रही हैं, जो भारतीय ग्रंथ रहे हैं, अगर उनका संदर्भ लें तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? क्या उम्मीद करते हैं सर कि इस समस्या से हम किस प्रकार से उबर पाएंगे? इसमें तो हमारा स्पष्ट मत है कि जो हमारा ग्रंथों का इतना बड़ा भंडार इतना अच्छा है, जो विदेश के लोग भी पढ़ के उससे प्रोत्साहित हो रहे हैं, उससे तो मिलता ही है। लेकिन इस समय भी अगर हम देखें तो इस समय का जो रिकॉर्ड है वो भी इसी बात को बतलाता है। क्योंकि जो जैसे शिक्षा का जो पीरियड है, उस समय अगर विद्यार्थी अपने को तैयार कर आगे के लिए अध्ययन के तौर पे, और अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि वो संतुलित जीवन, जिसको ब्रह्मचर्य कहा गया था उस समय, तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि वो योगासन भी करे उस समय, एक्सरसाइज शारीरिक रूप में ही फिट रहे, मेंटली उस अपॉर्चुनिटी को इस रूप में इस्तेमाल करे
कि जितना अधिक वो विचारवान होकर के पढ़ सके, क्योंकि असली चीज पढ़ाई का मतलब होता है विचारवान होना। प्रकृति की सरकार का वित्त इस दुनिया की राजनीतिक सरकार से ऊपर भी है एक सरकार। उसके शासन से हमारी स्वतंत्रता बद्ध नहीं होती। अगर बद्ध होती है किसी से तो वह है इसका मनमाना उपभोग या दुरुपयोग, जिसके नियंत्रण के लिए प्रकृति प्रतिबंधात्मक कर लगाती है, जिसका अपवंचन करना या प्रतिकार करना हमारे लिए कठिन ही नहीं असंभव है। प्रकृति की सरकार व्यय भी करती है, हमारी रक्षा के लिए, हित साधन के लिए निःशुल्क सुविधाएं देती है, अमूल्य सुविधाएं साधन। हम उसके पात्र न हो तो ऋण भी देती है, अवसर देती है ताकि हम उसकी उदारता के पात्र बने। किंतु कहीं नहीं है उसके वित्त में घाटे के बजट का नाम, क्योंकि उसके राज में न तेजी है न मंदी है, बस एक समरसता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। प्रकृति के साथ अगर जिया जाए तो वास्तव में हमारा जीवन भी एक समरसता के अनुरूप चलेगा, लेकिन हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को इतना ज्यादा महत्व दे देते हैं कि सारी व्यवस्था डगमगा जाती है। एक चीज हमने बचपन से मानी है, प्रकृति के साथ रहना है। सर इसी प्रकार से प्रकृति के साथ साहचर्य बना के, प्रकृति के साथ जीकर हम आगे का जीवन उज्जवल कर सकते हैं। हम भारतवर्ष मंगलमय होगा जी, मंगलमय विश्व की स्थिति में आ सकते हैं। प्रोफेसर आर एन लोहकर सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इतनी अच्छी बातें कही, आध्यात्म को भी सामने रखा, अर्थव्यवस्था को भी सामने रखा, अर्थनीति को भी सामने रखा। आपने जो एक संपूर्ण दृश्य चित्रित किया है और उसका समाधान भी आपने बताने का प्रयास किया है। आपने हमसे बातचीत की, इतना आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे प्रोफेसर राम नारायण लोहकर। आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यहीं संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।